हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे। आज हम करेंगे अपना BPSC 101 का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसका नाम है, उसका यूनिट 6 जिसका नाम है डिसीजन मेकिंग अप्रोच। ठीक है जी। तो आज हमारा यूनिट 6 होने वाला है जो कि हम पूरा 1 शॉट के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तो करते हैं शुरुआत। कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं? पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन की इंट्रोडक्शन क्या है पूरे चैप्टर का। उसके बाद डिसीजन मेकिंग जो अप्रोच है इसका मतलब क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिसीजन, कितने तरह के डिसीजंस होते हैं, फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो कैसा होता है। मॉडल्स की बात करेंगे जो कि हमारे 1 2 3 4 5 मॉडल होने वाले हैं। ठीक है, उनको देखेंगे। ठीक है जी। तो करते हैं शुरुआत। इंट्रोडक्शन में बोला जाता है डिसीजन मेकिंग। सबको पता है, हर कोई डिसीजन लेता है। ठीक है, आज मेरे को ये सब्जी खानी है तो पहले डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, आज मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो डिसाइड करना पड़ता है। तो तुम क्या कर रहे हो? डिसीजन ले रहे हो। तो इसी को बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिसीजन मेकिंग ना एक बहुत बड़ी डील है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इतनी बड़ी डील कैसे है जी? देखो, हमारी जो सरकार होती है उसके लिए बहुत बड़ी डील हो चुकी है डिसीजन लेना, क्योंकि हमारी सरकार को चुना ही क्यों जाता है कि वो कल को हमारे देश के लिए क्या ले, डिसीजन ले। ठीक है, उनका काम ही डिसीजन लेने का होता है। कल को उन्होंने कोई गलत डिसीजन ले लिया तो सरकार तो भाई क्या होगी, लोग उसके अगेंस्ट चले जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे डिसीजन लेने पड़ते हैं उनको। ठीक है, बेटर डिसीजन लेने पड़ते हैं जो कि वो सरकार को भी अच्छे से चला सके। ठीक है, तो यही हमारा डिसीजन मेकिंग है। आओ पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाला है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, उसके कुछ मॉडल्स, इन सब की बात करेंगे। ठीक है, अब ये डिसीजन मेकिंग अप्रोच क्या है? ठीक है, ये जो अप्रोच है ये क्या है? देखो, डिसीजन मेकिंग सबको पता है, कुछ भी चीज को डिसाइड करना है या सोचना, अच्छा मुझे ये करना है, ऐसे करना है, तो ये डिसीजन मेकिंग होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे हम क्या करते हैं, चूज करते हैं भाई करना क्या है मेरे को। ठीक है, जहां पे हम फेस करते हैं डिफरेंट ऑप्शन। अब तुमसे बोला है कि यार 5-6 सब्जी तुम्हारे सामने रख दी गई है, कौन सी सब्जी आपको खानी है। ठीक है, अब आप डिसाइड करोगे कि मेरे को ये खानी है। मेन्यू नहीं दिया जाता है, किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, ठीक है, तो वहां पे आप डिसाइड करते हो ना आपको खाना क्या है। पूरे रेस्टोरेंट की चीज तो आपके पास आती नहीं है। ठीक है, इतना तो जेब में पैसा नहीं होता। तो क्या करते हैं, वहां से आप चीजों को डिसाइड करते हो कि देखो भाई मेरे को मोमोज खाने हैं, मेरे को चिली पटेटो खाने हैं, ये लेकर आ जाओ। ठीक है, तो वो एक तरीके से क्या है, डिसीजन मेकिंग है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आपका फाइनल एक्शन होता है, नहीं। अब आपको अपना गोल अचीव करना है। जैसे कि कोई बच्चा एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है किसी भी, ठीक है, या फिर किसी को इंटरव्यू का एग्जाम देना है। अब भाई तुमने डिसाइड कर लिया कि चलो आज मैं चैप्टर खत्म करूंगा। तुम्हारा गोल क्या है कि मेरे को अपने पेपर की तैयारी करनी है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। लेकिन तुमने डिसाइड करा मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा। इस चैप्टर को कंप्लीट करने से तुम्हारा गोल तो अचीव नहीं होगा ना। तुम्हारा पूरा सिलेबस या तुम्हारा जो एग्जाम तुम अच्छे से करना चाहते हो वो तो सारी चीजें नहीं हो जाएंगी ना। ठीक है, तो तुम्हारा गोल अचीव नहीं होगा। लेकिन ये एक डिसीजन है। ठीक है, ये आपका फाइनल एक्शन नहीं है। ठीक है, आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हो, उसका एक वे है ये। ठीक है, तो हमारे कुछ बड़े बड़े महान स्कॉलर्स रहे हैं जो कि डिफाइन करते हैं डिसीजन मेकिंग को। बोलते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क के अंदर कि वो कैसे काम करती है, वहां पे वो डिसीजन लेती है। ठीक है, देन उसके बाद निगारो क्या बोलते हैं, निगारो बोलते हैं कि समझना कैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑपरेट करती है अपने डिसीजन को, समझना वो डिसीजन क्यों लेती है, किस लिए लेती है, कौन बनाता है, कौन इसके अंदर रोल प्ले करता है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी डिसीजन मेकिंग के अंदर आती है। एक हमारे बड़े महान थिंकर रहे हैं, महान थिंकर नहीं स्कॉलर रहे हैं, हार्बर्ट सिमोन। ठीक है, इनका एक मॉडल है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये क्या बोलते हैं कि देखो जी डिसीजन मेकिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग हार्ट है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का, जहां पे हमारे जो बड़े बड़े सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो चला रहे होते हैं ना, उनका काम ही क्या होता है, रन कराना गवर्नमेंट का। तो उनके लिए एक हर्ट है डिसीजन। अब कल को उनको कुछ भी हो जाए सोसाइटी के अंदर, उनका काम ही है डिसीजन लेना। ठीक है, तो उनके लिए तो हर्ट हुआ। ठीक है, तो डिसीजन लेना क्या है, एक हर्ट है किसके अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ठीक है, देन इसके बाद क्या है, जो डिसीजन मेकिंग है ये काफी पॉपुलर हुआ था 1940s में, जो कि डील करता है किसके साथ, कुछ भी चीजों को चूज करने के लिए। यार तुमको ये चीज चूज करनी है तो तुम क्या कर रहे हो, डिसाइड कर रहे हो ना। ये कलेक्टिव एफर्ट होता है, स्पेशली गवर्नमेंट के अंदर। स्पेशली गवर्नमेंट के अंदर क्यों? अब देखो, तुमने जो तुमको पसंद आया वो तुमने खा लिया, पी लिया, तुमने चूज कर लिया। ठीक है, लेकिन सरकार को कोई भी डिसीजन लेना है तो हमारे मोदी जी जाके थोड़ी ना सारे डिसीजन लेंगे, नहीं। एक पूरी मीटिंग होगी सभी MPs की, ठीक है, तब जाके वो कोई डिसीजन लेंगे। तो वो एक कलेक्टिव एफर्ट है। ठीक है,
अब कल को कोई भी पॉलिसी आती है तो हम सीधे एक मिनिस्टर को टारगेट नहीं करते, हम पूरे बोलते हैं पार्टी बेकार है, ठीक है, इन्होंने ये डिसीजन लिया, ठीक है, सरकार बेकार है, हम पूरी सरकार को ब्लेम करते हैं, क्योंकि वो डिसीजन एक इंसान का नहीं है, जबकि हम एक इंसान को क्या करें, ब्लेम करें, ठीक है। तो एक कलेक्टिव एफर्ट है, बहुत सारे पीपल क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। इसके फैक्टर लीगल रूल्स बनाना, बजट बनाना, फैक्ट तैयार करना, हिस्ट्री बनाना, ये सब क्या है, ये सभी चीजें क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिसीजन मेकिंग के अंदर, ठीक है जी। अब जो डिसीजंस होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। पहले होता है प्रोग्राम डिसीजन। प्रोग्राम डिसीजन मतलब रिपीटेड, अब आपको डिसाइड करना है क्या सब्जी खानी है, कल जाके फिर मम्मी फिर से सोचेगी कि आज क्या बनाऊं, तो मम्मी का डेली का काम है क्या करना, डिसाइड करना कि सब्जी क्या बनानी है। तो उनका ऐसा नहीं है कि आज उनके मन में ख्याल आया है, पहली बार उठ के अंदर ये चीज आई है कि उनको परमिशन मिली है कि क्या सब्जी बनाना, नहीं, वो डेली इस चीज को डिसाइड करती है ना कि आज परमल बनाना है, कल घिया बनाना है, फिर कद्दू बनाना है। तो उनकी ये डेली है, रिपीटेड है भाई, उनको डेली सोचना पड़ता है, फिर डिसाइड करना पड़ता है। लेकिन नॉन प्रोग्राम डिसीजन क्या होता है, जो आपके लिए नए होते हैं, आपने कभी नहीं सोचा होगा, ठीक है, वो एक नए नए डिसीजन लेना, ठीक है, कोई नया डिसाइड करना नई चीज को, तो वो होता है नॉन प्रोग्राम डिसीजन, जो कि हमारे यूनिक होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल पर्सनल डिसीजन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मतलब कि तुम्हारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन लेना। अब जैसे कोई कंपनी है, कंपनी को पूरी एक मीटिंग कराई जाएगी, ठीक है, कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको बैठाया जाएगा, जो बॉस होगा वो बैठेगा। अब वो क्या करेंगे, कंपनी के लिए डिसीजन लेंगे, तो वो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कर रहे हो, डिसीजन ले रहे हो। पर्सनल जब आप खुद के डिसीजन लेते हो, ठीक है, एक इंडिविजुअल अपने डिसीजन बनाता है। और जेनरिक और यूनिक डिसीजन, जेनरिक मतलब वही प्रोग्राम की तरह सिमिलर, कोई भी एक प्रॉब्लम आ रही है, वो कल भी आई थी, आज भी आई थी, ठीक है, तो उसके ऊपर डिसीजन लेना, ठीक है। यूनिक ये हमारा नॉन प्रोग्राम की तरह है, सेम वही कि न्यू डिसीजन लेना, ठीक है। रूटीन एंड स्ट्रैटेजिक, रूटीन मतलब डे टू डे कुछ ऐसी चीजें होती है जो क्या होती है, रिपीट होती रहती है, ठीक है। रूटीन मतलब जैसे कि आप आज टाइम टेबल बना रहे हो, ठीक है, कल भी बनाओगे, परसों भी बनाओगे, तो वो आपके रूटीन में है कि आपको आज क्या करना है, कल क्या करना है, तो वो क्या है, जैसे रूल्स बनाना, पूरा प्रोसीजर तैयार करना, ये सारी चीजें आपकी रूटीन के अंदर। स्ट्रैटेजी, गोल बनाना, बजट तैयार करना, कोई इंपॉर्टेंट पॉलिसी बनाना, ठीक है, ये सब किसके अंदर आते हैं, कि स्ट्रैटेजिक डिसीजन के अंदर आते हैं। पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी वगैरह बनाना, ठीक है, उसके लिए डिसीजन लेना, तो हमारे क्या होता है, पॉलिसी डिसीजन होता है। ऑपरेटिंग, अब आपने पॉलिसी बना ली है, लेकिन आप उस पॉलिसी को जो इम्प्लीमेंट करते हो तो उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग डिसीजन, ठीक है। अब मेरे को मैंने तो नहीं, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लेकर आए हैं, ठीक है, अब उसको हमारे जो सिविल सर्वेंट होंगे वो क्या करेंगे, उस पॉलिसी को क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, तो वो डिसाइड करेंगे ना कि कैसे इंप्लीमेंट करना है ना, तो वो क्या हो गया, वो ऑपरेटिंग डिसीजन हो गया। अब तुमने सोचा है कि मेरे को ये करना है, ठीक है, अब वो चीज करनी कैसे है, तो वो होता है ऑपरेटिंग डिसीजन, ठीक है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, अब ये डिसीजन जो मेकिंग है ये प्रोसेस कैसा है, मतलब कैसे होता है, मतलब कैसे चलता है। तो पहले तो आपको ये देखना है ना प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। जैसे कि आपको कोई फ्रेंड है, अब उसको कोई दिक्कत आ गई है भयानक सी, ठीक है, अब उससे पूछोगे, वो उसे कॉल किया आपको और बोला कि देखो भाई ये दिक्कत आ गई है, कुछ सॉल्यूशन बताओ। पहले आप पूछोगे ना कि प्रॉब्लम क्या है भाई, इशू क्या है, ठीक है, तुम बोल रहे हो दिक्कत आई है, लेकिन दिक्कत क्या है पहले ये बताने का, ठीक है। फिर उसके बारे में जानकारी लोगे कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करोगे कि हाँ एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, इसके फैक्ट एडवाइस लोगे लोगों से कि देखो भाई ये दिक्कत है, ठीक है, लोगों से जानकारी लोगे उस चीज के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद आप अलग अलग वेज निकालोगे उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, कि ऐसे सॉल्व हो सकती है, ऐसे सॉल्व हो सकती है, इमेजिन करोगे उसके सॉल्यूशन को, ठीक है, कि जो ये दिक्कत है ये ऐसे सॉल्व हो सकती है, ठीक है। फिर जितने भी आपने सॉल्यूशन निकाले हैं उनको कंपेयर करोगे कि अगर मैं ये सॉल्यूशन लेता हूं तो इससे ये चीज होगी, ठीक है, अगर मैं ये बोलता हूं तो इससे ये चीज होगी, ठीक है। देन उसके बाद आप बेस्ट सॉल्यूशन निकालोगे, ठीक है। देखो क्या हुआ है कि अब कोई भी दिक्कत आ गई है, ठीक है, अब आपको पहले दिक्कत समझनी है, दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अब जो प्रॉब्लम आई है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेनी है, हाँ भाई अच्छे से समझना है प्रॉब्लम को, लोगों से पूछना है कि भाई देखो ये दिक्कत है, इसके बारे में कुछ पता है तो बताओ, ठीक है। फिर उसके बाद उसके सॉल्यूशन को निकालोगे कि कैसे मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। अब आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई है, ठीक है जी। फिर उसके बाद आप क्या निकालोगे, जो सॉल्यूशन आपने इमेजिन करे उनको कंपेयर करोगे कि अगर मैं ये करता हूं तो ऐसा होगा, अगर मैं ये करता हूं ऐसा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपको उसमें से बेस्ट लगेगा उसको आप डिसाइड करोगे, ठीक है। अब आपने वो डिसाइड कर लिया है, ठीक है जी। फिर आप डिसाइड कर चुके हो, देन उसके बाद उसको क्या कर दोगे,
ऑपरेट कर दोगे, जो आपने चॉइस चूज किया है ना जो चीजें, उसको आप एक्शन में ला दोगे कि देखो जी हमने ये सॉल्यूशन निकाला है, अब इसको करके देखो ट्राई, ठीक है। अब उसको ट्राई करोगे, देन उसके बाद चेक करोगे कि चीजें कैसी चल रही है। आप पूछो कि हाँ भाई तुम्हारी जो दिक्कत थी वो सॉल्व हुई है नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी डिसीजन मेकिंग के अंदर होती है, ठीक है। देन हम कुछ मॉडल्स की बात करते हैं। तो हार्बर्ट सिमन का एक वर्क था एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ठीक है। तो ये क्या कहती है, बोलती है कि देखो जी मेरा एक मॉडल है जिसका नाम है बाउंडेड रैशनल मॉडल, ठीक है। ये बोलती है कि देखो जी जो एक इंसान होता है वो प्योरली क्या होता है, रैशनल होता है, वो फॉलो करता है परफेक्ट चीजों को, ठीक है, आइडियलाइज प्रोसेस को, ठीक है। वो आर्ग्यू करती है कि जो रियल वर्ल्ड है ना, जो डिसीजन होता है वहां पे काफी लिमिटेशंस होती है, ठीक है। और ये डिसीजन मेकिंग को क्या बताती है, प्योरली रैशनल बताती है, ठीक है, नॉन रियलिस्टिक रैशनल। वो क्या बोलती है, जो ट्रेडिशनल जो पुराने मॉडल थे ना वो नॉन रियलिस्टिक थे, ठीक है, वो अनरियलिस्टिक थे। मतलब कि तुमने मॉडल तो बना दिए लेकिन तुम उसे रियल लाइफ में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, अटेन नहीं कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। ये बताया इसने। इन्होंने रैशनैलिटी की बात की। तो रैशनैलिटी कितनी तरह की होती है, एक ऑब्जेक्टिव जहां पे आप मैक्सिमम वैल्यूज आपके सामने गिवन होता है सिचुएशन के लिए, ठीक है। और सब्जेक्टिवली रैशनल, यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमाइज अटेनमेंट होती है, ठीक है। देन उसके बाद जो डिसीजन मेकिंग के नॉलेज, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, जो डिसीजन मेकिंग होती है उसके अंदर क्या होता है, मैक्सिमाइज अटेनमेंट होती है, ठीक है। देन उसके बाद कंसिस्टेंटली रैशनल, यहाँ पे आप एडजस्ट करते हो। देन उसके बाद डेलिब्रेटिव, आप पूरी एक मीटिंग वगैरह करते हो। देन उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गोल हो गया, ठीक है, कोई भी डिसीजन लेना है, कोई एक ग्रुप बैठ के डिसीजन ले रहा है, ठीक है, उसके साथ बैठ के लेगा। वो पर्सनल जो आप खुद के डिसीजन लेते हो, ठीक है। तो ये रैशनैलिटी की बात की जाती है। अब इसने आगे बोला कि रैशनैलिटी होती है, इंसान को परफेक्ट होता है, पूरा रैशनल होता है, लेकिन आगे जाके क्या कहती है, आगे जाके पलट जाती है, बोलती है देखो देखिए जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया था ना टोटल रैशनैलिटी का, उसको मैं रिजेक्ट करती हूँ। वो बोलती है कि एक इंसान इकोनॉमिक मैन नहीं होता है। इकोनॉमिक मैन क्या होता है, पहले आप इसको समझो, और एडमिनिस्ट्रेटिव मैन क्या होता है। इकोनॉमिक मैन क्या होता है, इकोनॉमिक मैन वो होता है जो कि मैक्सिमाइज, जिसका एम होता है, डिसीजन जो लेता है ना वो, मतलब बहुत सारे उसके सामने आउटकम जो होता है वो बहुत सारे होते हैं, बेस्ट होते हैं, ठीक है। जो एक अच्छी चीज को चुनता है, ठीक है, जो एक अच्छी चीज को चुनता है वो होते हैं, ठीक है। तो जिसको कंप्लीट नॉलेज होती है। देन उसके बाद क्या बोलते हैं कि ये टोटल रैशनैलिटी तो हो ही नहीं सकती। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास सारी नॉलेज है, जिसको सारी चीजें पता है, ठीक है। एक ऐसा इंसान जिसको सारी चीजें पता होती है और जो एक अच्छा डिसीजन लेता है, ठीक है। जब तुमको सारी चीजें पता होगी तो जब तो तुम कोई अच्छा डिसीजन ले पाओगे ना। तो वो बोलती है नहीं, बाउंडेड रैशनैलिटी। वो बोलती है एक इंसान ना रैशनैलिटी के अंदर बाउंड होता है, ठीक है, वो बंधा हुआ होता है। कुछ लिमिटेशन एक इंसान के जो डिसीजन लिए जाते हैं ना उसके अंदर होती है। जैसे कि लिमिटेशन कैसे, जैसे स्किल हो सकती है, हैबिट हो सकती है, वैल्यूज हो सकती है, रिलीजन बोलिए, नॉलेज हो सकती है, ठीक है। तो बोलती है कि देखो रैशनैलिटी जो है वो फुल नहीं हो सकती है। पहले इन्होंने बोला ना रैशनैलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। यहाँ पे वो बोलते हैं नहीं, वो बाउंडेड होती है, वो बंधी हुई होती है, वो आपकी स्किल, हैबिट, इन सभी चीजों से, ठीक है। तो फैक्टर देख लो एक बार कौन से, डायनामिक नेचर के होता है, लिमिटेशन, इंफॉर्मेशन होती है। ऐसा नहीं है किसी इंसान के पास भरमार उसके पास इंफॉर्मेशन है, नहीं। टाइम एंड कॉस्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर हो सकता है, कोई भी ऐसा डिसीजन आप ले रहे हो जो बाहरी चीजें भी आपको एक तरीके से इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस, आपको सभी अल्टरनेटिव नहीं पता है। अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा वो भी आपको नहीं पता है। पर्सनल फैक्टर भी एक क्या हो सकता है, एक वो हो सकता है, आपकी लिमिटेशन हो सकती है कि आपको आदत नहीं है ये करने की तो आप नहीं कर सकते उन्हें, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर भी हो सकता है। तो ये कुछ हमारे बाउंडेड रैशनैलिटी है, ठीक है। तो समझ में आया? एक बार फिर से बताती हूँ यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने पहले बोला, ये पहले मॉडल लेके आए थे रैशनैलिटी मॉडल का, ठीक है, जहाँ पे चैलेंज करते हैं कि देखो जी जो डिसीजन मेकिंग होती है प्योरली रैशनल होती है, ठीक है। एक इंसान परफेक्ट होता है, उसको पता है, ठीक है, कि वो सॉल्यूशन जो ले रहा है ना वो अच्छा ले रहा है, ठीक है। इन्होंने ये बोला, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि जो पहले जो मॉडल थे वो अनरियलिस्टिक थे। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, ठीक है, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी लेकिन वो रियल में अटेन नहीं हो सकते थे, ठीक है। वो बोलते हैं कि रैशनल है, इंसान को सब पता है, ठीक है, वो किस तरीके को मैंने आपको बता दी है, ठीक है। लेकिन बाद में हमारे जो सिमोन जी है वो अपने ही कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। बोलते हैं कि इंसान इकोनॉमिक मैन नहीं होता है, उसे नहीं पता होती है सारी चीजें, ठीक है। और
कुछ लिमिटेशन भी होती है कि इंसान के ऊपर, बाउंडेड होता है वो रैशनैलिटी से, ठीक है। जैसे एक इंसान की आदत नहीं होती, एक इंसान को वो स्किल नहीं पता, ठीक है, आज उसका टाइम ऐसा है लेकिन कल नहीं होगा, ठीक है। अब जो वो डिसीजन वो ले रहा है उसके उसे रिजल्ट नहीं पता है, ठीक है। एक इंसान का एक फैक्टर भी हो सकता है कि उसे वो काम नहीं करना, उसका आदत है कि उसे वही करना है, ठीक है। तो एक ये सारी क्या है, लिमिटेशन है, जो कि हमारे सिमोन जी बताते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे एक अलग से थिंकर्स आते हैं, चार्ल्स ई लिंडब्लॉम, ठीक है, जिनका जो आर्टिकल द साइंस ऑफ द मॉडलिंग थॉट 1959 के अंदर इनका ये आया था। यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेके आते हैं इंक्रीजमेंटल मॉडल, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज करने की बात करते हैं, बोलते हैं जो ये सिमोन रैशनल मॉडल लेकर आया था इसको मैं अगेंस्ट हूँ, ठीक है। वो बाउंडेड को क्या करता है, एक तरीके से फेवर कर रहा था, ठीक है, रैशनल मॉडल को क्रिटिसाइज कर रहा था, ठीक है। ये आर्ग्यू करता है कि जो एक्चुअल प्रोसेस होता है डिसीजन मेकर का वो एंटायरली डिफरेंट होता है थ्योरेटिकली। आपने थ्योरेटिकली बातें लिख दी है इतनी बड़ी बड़ी, लेकिन जो रियल लाइफ में डिसीजन लिए जाते हैं ना वो बिल्कुल ही क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। कुछ अच्छी बात इसने किया, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि देखो जी जो भी डिसीजन होता है ना वो आपके पास एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करो, ठीक है। अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो आप अपनी क्या करो, पास की एक्टिविटीज को क्या करो, ऑब्जर्व करो, ठीक है। फिर उन एक्सपीरियंस को यूज करो डिसीजन मेकिंग के अंदर, और इसी को टेक्निक ब्रांच बोला जाता है, इसी मॉडल को डिसीजन मेकिंग मॉडल बोला जाता है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं लेकर आए, वो उसी की बात करते हैं बाउंडेड रैशनैलिटी की, ठीक है। लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस लेकर आए कि आपको अपने पिछली चीज़ों को सोचना है, ठीक है। स्टिक रहते हैं व्हाट यू नो, आपको क्या पता है। अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो आप सोचो, ये मत करो कि मुझे उस प्रॉब्लम के बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है। जितना आपको जानकारी है थोड़ा सा दिमाग लगाओ उस चीज़ के अंदर, ठीक है। टॉक एंड आग्री, वो बोलते हैं अगर आपको नहीं पता है तो लोगों से जान के पूछो ना, लोगों से बात करो, एग्री करो, ठीक है, डील करो उसके साथ, ना कि सीधा आपको अपने गोल को अचीव करना है। पहले प्रॉब्लम को समझना है, अब जो भी आपसे पहले मिस्टेक हुई थी उनसे लर्न करना है, ठीक है। ट्राई करो चीजों को, अगर गलत होता है दोबारा से क्या करो, उनसे लर्न करो, ठीक है। देन इसके बाद चेंज टू नीड, वो बोलता है कि ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज के ऊपर जॉब करे आ रहे हो वो करते रहो, नहीं, आपको चेंज करने की भी जरूरत है, ठीक है। टाइम टू टाइम चेंज होना पड़ेगा, और सिंपल और प्रैक्टिकल ये हमारा क्या है, अप्रोच है, ठीक है। तो इतना ही है। देन इसके बाद इतोन्सी की बात करते हैं। इतोन्सी जो कि उनका जो मॉडल है वो है डिसीजन मेकिंग, ये थर्ड अप्रोच है। पहले हमने कौन सी बात करी, रैशनल, दूसरी हमने बाउंडेड रैशनल पहली, दूसरी इंक्रीजमेंटल, ठीक है। आपको समझ में आ रही होगी वैसे अब तो। इतोन्सी का जो मॉडल है डिसीजन मेकिंग का, ये थर्ड मॉडल है। ये क्या करती है, बोलती है कि देखो जी जो बाउंडेड रैशनल था और जो इंक्रीजमेंटल मॉडल था, इन दोनों को ही मिक्स करने की बात करती है। बोलती है कि देखो सारी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो सकती, ना रैशनल मॉडल से सॉल्व हो सकती, ना इंक्रीजमेंट मॉडल से सॉल्व होती। जब तुम इन दोनों मॉडल को एक साथ लेकर आओगे, मिक्स कर दोगे, तो ही सभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है। ये कंबाइन करती है दोनों अप्रोच को, जो कि हमने अभी पढ़ी थी, ठीक है। ये दो काइंड के डिसीजन बताती है कि अगर आप डिसीजन लेते हो ना, दो तरीके के होते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन जो आपको लेना ही पड़ता है, ठीक है, और कुछ हमारे छोटे छोटे डिसीजन होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे प्रैक्टिकल डिसीजन होता है, ठीक है। कोई भी आपको बड़ा काम करना है, ठीक है, अब आप छोटे छोटे डिसीजन लोगे बड़ा काम करने के लिए, लेकिन एक बड़ा डिसीजन है, इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो आपको लेना ही लेना है, ठीक है। दो तरीके के इन्होंने डिसीजन बताया है। वो बोलते हैं कि देखो हमेशा टाइम हमेशा आपके पास नहीं रहेगा, लेकिन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है किसके अंदर, डिसीजन के अंदर, ठीक है। और हम बहुत से रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं किसके अंदर, डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। रियलिस्टिक एंड क्रिएटिव, ये बोलती है कि ये रियलिस्टिक होता है, मतलब स्कैन करना पड़ता है किसको, अपने डिसीजन मेकिंग को, और क्रिएटिव होना चाहिए, ठीक है। एक अच्छा डिसीजन लेना चाहिए, फोकस करना चाहिए कि क्या मैटर है। देन इसके बाद ड्रॉर का एक ऑप्टिकल मॉडल है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे इतोन्सी का, लेकिन जो आगे जो पढ़ा था वो काफी इंपॉर्टेंट है। दो मॉडल, ड्रॉर का जो मॉडल है वो काफी मतलब हम बोल सकते हैं सुपीरियर है। अब तक भी जितने मॉडल है ना, मिक्स अल्टरनेटिव बोल रही हो, वो कौन सा था, वो बाउंड्री लेवर वाला, रैशनल वाला, और एक और हमने इंक्रीजमेंटल, जो हमने तीन मॉडल पढ़े, इनमें से ये जो तीसरा मॉडल है ना, सॉरी चौथा जो मॉडल है, ये सबसे सुपीरियर है। बोलता है कि अब तक जो भी मॉडल है हमें सामने नहीं दिख पाए हैं। ये बोलते हैं रैशनल और इंक्रीजमेंटल मॉडल, ठीक है। इन दोनों को ये क्या करते हैं, इन दोनों से ये क्या है, सुपीरियर है, ठीक है।
ये कंबाइन करते हैं रैशनल को और एक्स्ट्रा रैशनल एलिमेंट्स को, कि अगर आपको डिसीजन लेना है तो आपको रैशनल तो होना ही पड़ेगा, आपको जानकारी तो होगी, लेकिन एक्स्ट्रा रैशनल एलिमेंट्स भी जरूरी है। ऑप्टिकल मॉडल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहले तो ये क्वालिटी के ऊपर ध्यान देता है, ये क्वांटिटी के ऊपर ध्यान नहीं देता है, ठीक है, कि आपने डिसीजन कैसा लिया इसके ऊपर ही फोकस करता है, ना कि पूरे डाटा के ऊपर, नंबर्स के ऊपर ना। ये कंबाइन करता है रैशनल और एक्स्ट्रा रैशनल एलिमेंट्स को, ठीक है, आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, आपकी वैल्यूज होती है, उनके ऊपर ही क्या करता है, फोकस करता है, ठीक है। इकोनॉमिकली रैशनलिटी की बात करते हैं, इकोनॉमिक रैशनलिटी जो कि मैंने अभी ऊपर बताया था, इकोनॉमिक मैन क्या होता है, वही सारी बातें यहाँ पे बोली गई है, रैशनल बेसिस, ठीक है। मेटा पॉलिसी मेकिंग, मतलब आप अब क्या करोगे, जो अभी आपने पॉलिसी बनाई है, मतलब जो आप डिसीजन ले रहे हो उसको एक बार देखोगे कि हाँ मैं क्या बनाने वाला हूँ, मतलब क्या मैं डिसीजन लेने वाला हूँ, ठीक है। फिर उसका फीडबैक निकालोगे, देखो भाई ये मैंने डिसाइड किया था, अब कैसा चल रही है चीजें, ठीक है। देन इसके बाद 3 फेजेस होती है ऑप्टिकल मॉडल की। पहला तो मेटा पॉलिसी मेकिंग स्टेज, अभी जो ये था ना मेटा पॉलिसी मेकिंग, अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया यहाँ पे समझ लेना। मेटा पॉलिसी मेकिंग मतलब आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो पहले आप क्या करते हो, उस प्रॉब्लम को समझते हो, ठीक है, आपके उसके प्रॉब्लम की रियलिटी को समझते हो, ठीक है। देन उसके बाद पॉलिसी मेकिंग स्टेज पर आते हो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप कोई ना कोई अल्टरनेटिव निकालोगे, आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे कि हाँ मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। देन इसके बाद पोस्ट, अब भाई आपकी डिसीजन आपने ले लिया है, उसके बाद आप देखोगे कि जो आपने डिसीजन लिया है वो कैसा चल रहा है, ठीक है। जैसे कि भारत सरकार कोई एक नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई है, तो मेटा पॉलिसी मेकिंग स्टेज में वो क्या होगा, पहले तो जो हमारे बड़े बड़े जो भी होंगे जो पॉलिसी बनाएंगे वो सोचेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्या प्रॉब्लम जो हमको चेंज करनी पड़ रही है, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आनी है, ठीक है। फिर उसके बाद वो पॉलिसी बनाएंगे जो कि हमारी पॉलिसी मेकिंग स्टेज आती है। पोस्ट पॉलिसी मेकिंग मतलब हमारी गवर्नमेंट लेकर आ गई है एजुकेशन पॉलिसी, अब गवर्नमेंट देखेगी कि कैसी चल रही है, फीडबैक लेगी लोगों से कि आपको पसंद तो आ रही है ना हमारी पॉलिसी, ठीक है, तो ये होती है फीडबैक, ठीक है। और अगर कहीं गलत आता है तो उसको इम्प्रूव करने की बातें की जाती है, ठीक है। देन इसके बाद लास्ट एंड लीस्ट मॉडल जो कि आपका कॉर्न मार्च ऑलन ने दिया था, जिसको गार्बेज कैन मॉडल बोलते हैं, वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ा देते हैं। ये जो मॉडल है 3 लोगों ने एक साथ मिलकर बनाया है, ठीक है, जो कि मैंने अभी नाम आपको बता दिया। ये एक यूनिक पर्सपेक्टिव है, ठीक है, जहाँ पे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसे डिसीजन लेते हैं इसके बारे में बताता है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज एनआईकी की बात करता है, मतलब ये बोलते हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइज, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन अगर कभी भी कोई डिसीजन लेती है ना तो वो कभी प्रिडिक्टेबल नहीं हो सकता, मतलब तुम सोच नहीं सकते, तुम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। एक इंसान कुछ बोलता है, एक इंसान कुछ बोलता है, एक इंसान कुछ बोलता है, ठीक है, तो डिसीजन क्या होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है। रिएक्टिव डिसीजन यहाँ पे क्या बोलती है कि जो हमारा जो ये डिसीजन है ना ये रिएक्टिव होता है ना कि प्रोएक्टिव, ठीक है, मतलब कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको वो रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब कोई भी आपकी दिक्कत आ गई है, ठीक है, तो ये गार्बेज मॉडल वाले क्या बोल रहे हैं, उस दिक्कत का सामना करने के लिए आप कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है, तो वही जो हमने जो सॉल्यूशन निकाला है वो डिसीजन हो गया, ठीक है, वो हमने डिसाइड करा सॉल्यूशन को, तो हमारा डिसीजन क्या हुआ, प्रॉब्लम की तरफ एक रिएक्ट हुआ, ठीक है। देन इसके बाद प्रोएक्टिवली का मतलब क्या होता है कि हम वेट नहीं करेंगे चीजों का कि क्या होगा कैसे होगा, नहीं, ठीक है, वो रिएक्ट करेगा। अब कौन सी स्ट्रीम्स है किसकी, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम। ये बोलते हैं कि अब आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो पहले आप देखोगे ना प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे, क्या सॉल्यूशन मैं निकाल सकता हूँ। देन इसके बाद पार्टिसिपेंट, आप उसके ऊपर डिसाइड करोगे अब क्या करना है, ठीक है, डिसीजन लोगे आप, ठीक है। अब आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, सॉल्यूशन देखा, ठीक है, आप डिसाइड करो कौन सी चीज निकाल दिया। चॉइस अपॉर्चुनिटी जिसमें ये तीनों चीज आ जाती है, ठीक है। देन इसके बाद मिक्सिंग स्ट्रीम की बात करते हैं कि जो ये तीनों चीज हमने पढ़ी है ना, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, पार्टिसिपेंट, ये तीनों कभी अलग नहीं होती है, तीनों एक साथ क्या होती है, जुड़ी हुई होती है, ठीक है। देन इसके बाद कुछ क्रिटिसिज्म भी है इसका। क्रिटिसिज्म ये है कि ये बोलता है कि क्रिटिसाइज इसलिए किया जाता है क्योंकि रेशनल है, ठीक है, रैशनलिटी की बात नहीं करता है, और इन्होंने कभी इसको क्लियर नहीं बताया, इन्होंने खुद ने बोला है कि अनप्रेडिक्टेबल है, तुम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते हो, तो क्रिटिसिज्म वालों ने इस चीज का फायदा उठा लिया और वो बोलते इस चीज को ब्लेम करते हैं, ठीक है। तो हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इतना कुछ नहीं है, वैसे तो काफी इजी वे मैंने समझाने की कोशिश करी है। मेनली आपको पहले डिसीजन मेकिंग समझना है, जो कि इतना बड़ा कोई है नहीं, एक तो आप डेफिनेशन याद करो, ये डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक ये याद कर लो, ठीक है।
देन इसके बाद आप ये एक दो ये याद कर लो, एक सिमोन की ये याद कर लो, ये डेफिनेशन, ठीक है। डिसीजन मेकिंग कब पॉपुलर हुई थी, मेनली किस में यूज़ की जाती है, ये कर लिया। टाइप ऑफ डिसीजन में तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ये तो काफ़ी इजी है, नाम से पता चल रहा है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ये भी काफ़ी इजी है। देन उसके बाद हार्बेट का याद कर लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और एक जो सबसे यूनिक था, कौन सा है वो, हाँ ये वाला ऑप्टिकल मॉडल। ये 4 इंपॉर्टेंट है और इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इन मॉडल्स को आप देख लेना काफ़ी ध्यान से, ठीक है। अगर किसी को क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के, सो बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।